हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। और आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 14 द्विध उपकर्मणी अध्याय। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि द्विध उपकर्म। तो दो उपक्रम कौन कौन से होते हैं? साम निराम भेद से उपक्रम दो प्रकार के होते हैं, होने से उसका उपक्रम भी दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो द्विविध उपक्रम होता है उनमें से एक होता है, एक तो संतर्पण बोलते हैं जिसे न्यूट्रिशनल थेरेपी कहते हैं, और उपक्रम तथा दूसरा उपक्रम जो होता है अपतर्पण, जिसे कि दूसरा उपक्रम होता है आपका अपतर्पण। तो हमारे पास दो उपक्रम हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि द्विविध उपक्रम का एक तो रेफरेंस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द्विविध उपक्रम किसने बताया, तो आचार्य वाग्भट। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि वाग्भट दो थे, लघु वाग्भट, वृद्ध वाग्भट। तो इनके द्विविध उपक्रम का जो रेफरेंस आता है वो आचार्य वाग्भट का है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि षड्विध उपक्रम किसका होता है, तो वो आचार्य चरक का है। षड्विध उपक्रम आचार्य चरक ने बताया है। अब हमारे पास यहाँ पे आ गए दो प्रकार के उपक्रम होते हैं। एक हमने देखा कि संतर्पण और एक होता है अपतर्पण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो संतर्पण का मतलब क्या होता है? संतर्पण का मतलब हो रहा है कि हम उसमें और ऐड ऑन कर रहे हैं या हम उसको और पोषित कर रहे हैं। अगर हम किसी को न्यूट्रिशनल थेरेपी का मतलब हम उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम संतर्पण को ही क्या कह सकते हैं? बृंघण। तो ये आपका आ जाएगा बृंघण। और अपतर्पण क्या हो जाएगा? लंघन। ठीक है, तो आपका ये जो दो प्रकार के हमारे जो द्विविध उपक्रम हैं, तो उसमें आता है एक संतर्पण हो जाएगा, एक अपतर्पण हो जाएगा। संतर्पण को ही हम बृंघण कह सकते हैं और अपतर्पण को हम लंघन कह सकते हैं। और इनके मॉडर्न नेम्स जो हैं वो भी आपको लिखना है। फिर आता है, हम देखेंगे कि बृंघण या लंघन। तो बृंघण क्या होता है और लंघन क्या होता है? तो यहाँ पे श्लोक आता है कि बृंघणम यद बृहत्वाय। तो इसमें बोला गया है कि बृंघणम यद बृहत्वाय मतलब क्या होता है? जो कर्म शरीर को बृहत यानी स्थूल करे, ऐसे वो सारे कर्म जिससे हमारा शरीर कैसा हो जाए? स्थूल हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? बृंघण। तो जो कर्म शरीर को बृहत या स्थूल करे वह बृंघण है। तथा जो कर्म लंघनम लाघवायत। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बृंघण को एक नंबर में एक्सप्लेन करना है, तो बस आपको इतना लिखना है कि बृंघणम यद बृहत्वाय, लंघनम लाघवायत। लंघनम क्या कहता है? अब जो कर्म जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे, शरीर को कृष्य करे, उसे हम क्या कहते हैं? लंघन होता है। अब अगर हम और समझें कि बृंघण क्यों शरीर में स्थूलता उत्पन्न कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पंच महाभूत हैं उसमें जो जप होता है, यानी कि जल और पृथ्वी महाभूत होता है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं गुरु महाभूत। अगर हम और पीछे जाएं तो हमें पता है कि जल और पृथ्वी महाभूत किस दोष के पंच भौतिक घटक हैं। तो ये कब दोष के पंच भौतिक घटक होता है? तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जब हम संतर्पण की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बृंघण की बात कर रहे हैं। अगर हम पंच महाभूत के तत्व पे जाएंगे तो हम वहाँ पे जल और पृथ्वी की बात करते हैं। और अगर हम दोष के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो हम वहाँ कब दोष की बात करते हैं, क्योंकि हमारे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब हमें पता है कि जो बाकी के तीन महाभूत बचे, आग्नेय, वायव्य और नाभस, ये द्रव्य कैसे होते हैं? ये हमको पता है कि ये लघु द्रव्य होते हैं। अब अगर हम इसमें दोष के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो हमें पता है कि आग्नेय और वायव्य, आग्नेय से हमारा पित्त बनता है और वायव्य और नाभस से हमारा वात बनता है। तो अगर हम ये देखेंगे कि आपका जो कफ महाभूत है ये गुरु महाभूत है, ये बृंघण करेगा। अब जो आपका वात है और जो आपका पित्त है ये लघु महाभूत होते हैं, तो ये क्या करेंगे? लंघन करेंगे। हमें हमारा कॉन्सेप्ट दोषों के पॉइंट ऑफ व्यू से तक क्लियर हो जाएगा। अब हमने ये देख लिया कि हमने दो देख लिया, बृंघण और लंघन। बृंघण क्या होता है? जो शरीर को स्थूल करे, तो बृंघणम यद बृहत्वाय, लंघनम लाघवायत। बस आपको ये इतना कोटेशन आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आप हिंदी में भी लिख देते हो महाभूत तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है आपका स्नेहन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्नेहन, रूक्षण, स्तंभन, स्वेदन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्नेहन का मतलब होता है ऑयलेशन थेरेपी, मतलब आप ऑयल लगा करके बॉडी पे मसाज दो या कुछ भी कर सकते हैं हम। और फिर आता है जो रूक्षण का मतलब होता है ड्राइंग थेरेपी। स्वेदन
स्वेदन में दे रखा है यहाँ पे फर्मेंटेशन थेरेपी, स्तंभन, एस्ट्रिंजेंट थेरेपी। तो इनके जो चिकित्सा कर्म हैं वे उपयुक्त बृंघण एवं लंघन से बाहर नहीं हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सभी भूत, देखो अगर हम ऐसे देखते हैं कि दो तरीके से चीज़ें डिवाइड होती, या तो चीज़ें सौम्य होंगी या चीज़ें आग्नेय होंगी। कि हमें ये पता है कि सभी भूत प्राणी आग्नेय एवं सौम्य दो प्रकार के होते हैं। इसलिए अब हम आगे देखेंगे यहाँ से। इसलिए स्नेहन स्तंभन सौम्य होने से बृंघण वर्ग में तथा रूक्षण स्वेदन आग्नेय होने से लंघन वर्ग में आता है। अब मैं इसको एक फ्लो चार्ट में वापस से आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो अब अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, संतर्पण अवतर्पण, फिर संतर्पण को ही हमने बृंघण बोला। अब यहाँ पे सौम्य और आग्नेय से इन्होंने डिवाइड किया है। तो जो आपका स्नेहन है और जो स्तंभन है, इन्होंने क्या बोला कि जो स्नेहन है और जो स्तंभन है ये दोनों ही कैसे हैं, सौम्य हैं। अब हमें पता है कि सौम्य अगर कोई द्रव्य जो है वो सौम्य है तो उसमें कौन से महाभूत आएंगे, तो जल और पृथ्वी महाभूत आएंगे। ये हम पहले देख चुके हैं। तो अगर जल और पृथ्वी महाभूत वाली चीज़ें सौम्य होती हैं तो जो स्नेहन है और जो स्तंभन है ये सौम्य है। और अगर ये सौम्य है तो हमें पता है कि जब जल और पृथ्वी महाभूत क्या करा रहे हैं, बृंघण करा रहे हैं, तो ये भी बृंघण कराएगा। तो हमें कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, सारा कॉन्सेप्चुअल है, सब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ये है, अगर आपको ट्रिक से कन्फ्यूजन हो जाए तो हमें याद रखना है कि स्नेहन और स्तंभन ये दोनों ही सौम्य में आते हैं। उसके बाद फिर आपका जो रूक्षण और स्वेदन होता है, तो स्वेदन में क्या होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, और रूक्ष में हम किसी भी प्रकार के स्नेह द्रव्य का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो उसका नाम हमने रूक्ष रखा है। तो जब यहाँ पे हम किसी भी प्रकार के स्नेह द्रव्य का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों ही क्या करेंगे, ये दोनों ही आपके आग्नेय तत्व में आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, लंघन करेगा। तो यहाँ तक का सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि लंघन चिकित्सा दो प्रकार की होती है। तो देखो हमारा जो ये फ्लो चार्ट समझो कि अगर हम ये देखते हैं कि द्विविध उपक्रम, एक होता है संतर्पण, एक होता है अवतर्पण। संतर्पण को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल थेरेपी, ये भी लिखना है आपको। और अवतर्पण को जो हम बोलते हैं वो लिख दो। उसके बाद संतर्पण में कौन से महाभूत आते हैं, तो जब हमें याद है कि जल और पृथ्वी महाभूत, ठीक है, जल और पृथ्वी महाभूत हो गए आपके संतर्पण में। फिर बाकी के 3 महाभूत आ गए जो लघु महाभूत होते हैं, वो आ जाएंगे अवतर्पण में। फिर आता है आपका जो जल और पृथ्वी महाभूत, क्या ये बृंघण कर रहा है। इसके अलावा जो हमने और देखा कि स्नेहन और स्तंभन ये भी क्या करते हैं, संतर्पण। तो ये क्योंकि ये स्नेहन और स्तंभन कैसे होते हैं, सौम्य होते हैं, इसलिए ऐसा करेंगे। और जल और पृथ्वी महाभूत ये बृंघण, जो बृंघण में जो महाभूत आते हैं वो जल और पृथ्वी है। तो ये आ गया आपका स्नेहन स्तंभन सौम्य होने के कारण। तो सौम्य भी ये क्यों होंगे, सौम्यता किसी चीज़ में तभी आएगी जब उसमें जल और पृथ्वी महाभूत होगा। तो महाभूत के कारण ही, चाहे वो बृंघण हो, चाहे वो स्नेहन हो या स्तंभन हो, ये सभी प्रोसेस जो हैं वो संतर्पण करती हैं, जो कि बॉडी को स्थूल बनाएगी। अब हम देखेंगे अवतर्पण। अवतर्पण में आता है आपका 3, यहाँ पे आ गया लंघन, रूक्षण और स्वेदन। ये सारे ही कैसे हैं, लघु महाभूत, मतलब आग्नेय, वायव्य और नाभस्य लघु महाभूत होते हैं। और स्वेदन में शरीर से पसीना निकलेगा, रूक्षण में हम रूक्ष द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, लंघन में शरीर में लघुता आती है। और हमारा श्लोक क्या कहता है, जो हमने यहाँ पे देखा था कि लंघनम लाघवाय यत्, तो लंघनम लाघवाय यत्, जो शरीर में लघुता या कृष्णता उत्पन्न करे उसे अपन क्या कहते हैं, लंघन कहते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया आगे। तो इन्होंने जब ये बताया आगे में कि लंघन जो है फर्दर इन्होंने 2 प्रकार का बताया है, कि लंघन के 2 टाइप हैं।
लंघन के इन्होंने दो टाइप बताए हैं, एक बताया शोधन, एक बताया है शमन। ठीक है, तो हमें पता है कि शोधन जब हम देखते हैं तो शोधन पंचकर्म बोला गया है। तो इसमें आता है वमन, विरेचन, शिरोविरेचन यानी नस्य, रक्तमोक्षण और निरूह बस्ती। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आप लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि जब हम चरक का पंचकर्म देखते हैं, आचार्य चरक ने पंचकर्म में क्या बताया है, तो वो बोलते हैं कि वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, नस्य हो गया, बस्ती और अनुवासन, निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती। उन्होंने रक्तमोक्षण नहीं माना है। लेकिन आचार्य वाग्भट जब शोधन की बात करते हैं तो उन्होंने वमन, विरेचन, निरूह बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण बोला है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि शमन, तो शमन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आता है दीपन, पाचन, पाचन दीपन आएगा, क्षुध और तृष्णा आ जाएगा, भूख प्यास, और फिर क्या होगा, व्यायाम, आतप, मारुत। तो हमें पेयर में इसको याद रखना है, दीपन, पाचन, भूख प्यास। और अगर कोई व्यक्ति है, एक लड़का है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है, तो कहाँ पे कर रहा है, जहाँ पे धूप निकली हुई है और वहाँ पे क्या चल रही है, हवा चल रही है, तो वहाँ पे एक लड़का जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो हमारे पास जो शमन चिकित्सा के अंतर्गत कितनी चीज़ें आ जाएंगी, 7 चीज़ें आपके पास शमन में आती हैं, 5 चीज़ें आपके पास यहाँ आती हैं। टोटल अगर आपसे पूछा जाता है कि लंघन के प्रकार आचार्य वाग्भट के अनुसार, तो पहले तो हम ये बताएंगे कि शोधन, शमन, 2 आंसर भी जा सकता है। और अगर आपसे कुल लंघन के प्रकार पूछ लिया जाए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि आचार्य चरक के अनुसार लंघन, जो आप स्वेद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आता है आपका 10 प्रकार के लंघन होते हैं आचार्य चरक के अनुसार। तो यहाँ पे हमने क्या याद किया, पेयर पेयर वाली चीज़ें याद करेंगे, दीपन, पाचन, शुद्ध तृष्णा, भूख प्यास। एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो कि बाहर में एक्सरसाइज कर रहा है, जहाँ पे धूप निकली है और हवा भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अगर द्विविध उपक्रम आता है तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। इसके बाद हम वापस से श्लोक में आ जाते हैं। तो अब जो चीज़ें हमने फ्लो चार्ट में देख ली हैं वही चीज़ें यहाँ पे श्लोक पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे बताया गया कि लंघन चिकित्सा 2 भेद होता है, शोधन और शमन, ये हम देख चुके हैं। फिर आता है लंघन के 2 प्रकार हैं, शोधन और शमन। इनमें जो औषध शरीर के भीतर स्थित वात आदि दोष को बाहर निकलती है वो शोधन चिकित्सा है। हमें पता है कि शोधन या संशोधन वो कौन सी औषधियाँ होती हैं, ये वो औषधियाँ हैं जो शरीर के भीतर जा कर के दोषों को बाहर निकालती हैं। तो इसमें 5 प्रकार के शोधन बताए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है कि निरूह बस्ती। तो निरूह बस्ती गुद मार्ग से औषध को बाहर निकालती है। वमन हो जाएगा, ऊर्ध्व मार्ग से औषध को, दोषों को बाहर निकालेगा। शिरोविरेचन, ऊर्ध्वमल, शिरोविरेचन क्या होता है, आपका नस होता है जो कि ऊर्ध्व जतुगत जो भी रोग होते हैं उसके थ्रू उन दोषों को वो बाहर निकालता है। विरेचन में क्या होता है कि दोषों का अधो मार्ग से दोषों को बाहर निकाला जाता है। रक्त मोक्षण में क्या करते हैं हम कि रक्त का सिरा आदि द्वारा निहरण किया जाता है। ये तो आपके वो 5 कर्म थे जो औषध शरीर के अंदर जा कर के दोषों को बाहर निकालती है। अब हम देखेंगे शमन चिकित्सा। तो शमन चिकित्सा क्या होती है, शमन चिकित्सा जब हम देखते हैं तो जो औषध वातादि दोषों को बाहर नहीं निकालती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे शोधन और शमन एग्जाम में पूछता है तो हमें ये ही लिखनी है और चीज़ों को लाइन बना करके वर्टिकल लिखना है, पैरा में नहीं लिखना है। तो जो औषध वातादि दोषों को बाहर नहीं निकालती है और समान स्वप्रमाण अस्त दोषों को न उत्क्लेशित करती है, जो सम प्रमाण में है। तो पहले तो ये है कि जो वातादि दोषों को बाहर नहीं निकालती, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो समान दोष है, जो स्वप्रमाण में स्थित दोष हैं, उनको क्या करती है कि ये उत्क्लेशित नहीं करती है, को ना उत्क्लेशित करती है और ना ही अपने स्थान से हटाती है, तथा विषम, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो विषम प्रमाण में दोष हैं, विषम प्रमाण में या हीन प्रकार में जो दोष होते हैं, अधिक स्थित दोषों को सामान्य अवस्था में संपादित करती है, उसे ही हम शमन औषधि कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में शोधन या शमन पूछा जाता है तो हमें ये सारे पॉइंट्स बताने हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके अंदर हमने बताया
कि इसमें पेयर वाली चीज़ें होती हैं। तो दीपन, पाचन, भूख, प्यास। एक लड़का है जो व्यायाम कर रहा है, तो वो कहाँ पे व्यायाम कर रहा है? जहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही हैं और हवा चल रही है। तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यायाम, आतप और मारुत। ठीक है। यद्यपि शमन लंघन ही है, तथापि वात और वात पित्त में बृंघण चिकित्सा ही शमन चिकित्सा होती है। देखो यहाँ पे ये एक अलग पॉइंट है, इसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यद्यपि जो शमन होता है वो भी लंघन ही है, लेकिन अगर ऐसे रोग हो जाएं जहाँ पे वात या वात पित्त है, तो वात और वात पित्त में बृंघण चिकित्सा को ही हम शमन चिकित्सा कहते हैं। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आपका जो वात है, जो वात दोष है, उसके जो पंच महाभूत है, जो कि क्या हो जाएगा? आकाश और वायु। कैसे होते हैं बेटा? ये लघु महाभूत होते हैं। जब ये लघु महाभूत होते हैं, और हमें पता है कि वात के जब हम गुण की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है वहाँ पे? RLSD KV। इसका मतलब क्या हो गया? वात जो होता है वो लघु गुण होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है, और पित्त के लिए भी हम ये समझो कि पित्त भी क्या है? आग्नेय महाभूत है, प्रधान है, वो भी कैसा होता है? लघु होता है। तो जब ये लघु होते हैं, और अगर हमने किसी ऐसे पेशेंट को, आपके पास OPD में कोई पेशेंट आता है जो कि वात या वात पित्त दोष से के कारण किसी बीमारी से ग्रस्त है, और आपने उसको लंघन करा दिया, तो उसके शरीर में लंघन कराएंगे, लघुता आएगी। लंघन क्या होता है? लंघनम लाघवाय यत, जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे। जब शरीर में लघुता उत्पन्न होगी तो वात और बढ़ जाएगा। जब वात और बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम एग्रीवेट कर जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो और बड़ी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में बच्चों, जब भी हम वात या वात पित्त के लिए बात करते हैं तो हमें वहाँ पे बृंघण करना है, क्योंकि हमें व्याधि का शमन करना है। तो इसलिए जब हम वात और वात पित्त रोगों में हमें जो यहाँ पे ये बताया गया है कि बृंघण चिकित्सा ही शमन चिकित्सा हो जाती है। जो आपकी बृंघण चिकित्सा है वही शमन चिकित्सा हो जाती है। तो आई होप ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके भी क्लियर कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक कि बृंघण के योग्य रोग तथा चिकित्सा। जब हम बात करते हैं कि बृंघण के योग्य कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें बृंघण करना है, तो बच्चों आप ये खुद सोचो कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको बृंघण करना होगा। जो व्यक्ति बहुत कार्श्य होगा, पतला दुबला होगा, किसी अपतर्पण जन्य रोग से ग्रस्त होगा, वृद्ध होगा, या फिर जो गड़बड़ी है, या जो वात प्रकृति का व्यक्ति होगा या वात पित्त रोग से ग्रस्त होगा, तो ऐसे हर सिचुएशंस में हमें क्या कराना है? बृंघण कराना है। तो हमने देखा, अभी देखो हमें ये कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा है चीज़ें, हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे बताया है इन्होंने कि व्याधि से कर्षित, ये हमने पहले बोला कि जो व्यक्ति बहुत पतला दुबला है, किसी बीमारी के कारण बहुत, अगर किसी व्यक्ति को राजक्षमा हो गया, शोष की दिक्कत है, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसका वजन कम होता जा रहा है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हमें बृंघण कराना चाहिए। तो व्याधि से कर्षित है, औषध से कर्षित है, मद्यपान से कर्षित है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैथुन करता है तो मैथुन से कर्षित हो जाए, शोक, हमें पता है क्या होता है कि शोक, अगर कोई व्यक्ति शोक है, प्रलाप है, भय है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करता है तो उसके शरीर में भी वात बढ़ेगा। तो वात बढ़ेगा तो ऐसी हर कंडीशन में जहाँ पे शरीर में वात बढ़ रहा है, जहाँ शरीर में आपका शरीर पतला दुबला हो रहा है, तो हर उस कंडीशन में हमें बृंघण चिकित्सा करनी है। तो ये आता है शोक से कर्षित, भार उठाने से, रास्ता चलने से, उराछत, इंपॉर्टेंट है बच्चों, उराछत से क्षीण, रूक्ष एवं दुर्बल शरीर वाला, वातिक प्रकृति, इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जो गड़बड़ी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं और जो सूतिका आफ्टर डिलीवरी, क्या होता है कि वो कमज़ोर हो जाती है, तो वहाँ पे भी हमें बृंघण चिकित्सा करनी चाहिए। बालक है, वृद्ध है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चों, जो आपका ग्रीष्म ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें पता है
क्या पता है आपको? हमने ऋतुचर्या ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु आदान काल की लास्ट ऋतु है। यहाँ पे जो मनुष्य का जो बल होता है वो बिल्कुल क्षीण हो चुका होता है। सूर्य का बल प्रबल होता है, मनुष्य का बल क्षीण होता है, शरीर में रुक्षता बहुत बढ़ जाती है, स्नेहांश की कमी हो जाती है, चंद्रमा का बल भी कम होता है। तो इस कंडीशन में हमें ग्रीष्म ऋतु में भी हमें वृंघण करना चाहिए। अब हम वृंघण करेंगे कैसे? तो यहाँ से आपका जो ये चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपकी चिकित्सा बताई जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि योग्य कौन कौन से हैं और अब हम देखेंगे चिकित्सा। तो हमें पता है कि मांस क्या करता है, जब हमें पता है कि जो मांस क्या करता है, मांस से मांसत्व की वृद्धि होती है, यानी मांस वृंघण करता है। दुग्ध क्या होता है? वृंघण करता है। घी क्या है? वृंघण करेगा। जितने मधुर और स्निग्ध बस्तियाँ होती हैं, सुखपूर्वक सोना, ठीक है, निद्रा, ये हर्ष, निवृत्ति, संतोष, ये सारी चीज़ें क्या करती है? वृंघण करती हैं। और मैं आपको और क्लियर करती हूँ कॉन्सेप्ट से। अब हम समझेंगे कि यहाँ पे मधुर रस क्यों लिखा हुआ है, बाकी के षड रस में से और कोई रस क्यों नहीं लिखा। ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे मधुर रस क्यों लिखा हुआ है। तो हमें पता है, जो हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि मधुर रस में कौन सा महाभूत होता है? जब। अब आपको क्लियर हो गया? जल और पृथ्वी महाभूत हम पहले स्टार्टिंग से ही बताते हुए आ रहे हैं, ये गुरु महाभूत है। मधुर रस भी इन्हीं से बना हुआ है, क्योंकि ये गुरु महाभूत है और मधुर रस भी इन्हीं दोनों महाभूत से बना हुआ होता है, इसलिए ये वृंघण करता है। स्निग्ध बस्तियाँ। अब आप देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि स्वप्न सुख, सैया सुख, निद्रा, बिना बिस्तर के लेटना, अभ्यंग, स्नान, ये सारी चीज़ें। अब आपको ये भी डाउट आना चाहिए कि यहाँ पे स्वप्न सुख और सैया सुख क्यों लिखा है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें क्यों नहीं लिखी। तो बेटा क्या है कि जब हम ये देखते हैं कि स्वप्न सुख और सैया सुख, तो ये क्या करते हैं? ये कफ को बढ़ाते हैं। और हमने देखा था कि जल और पृथ्वी महाभूत से ही तो कफ बनता है। तो सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है, बस आपको चीज़ों को समझना है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो आपका स्वप्न सुख और शैया सुख है, ये क्या करता है? ये कफ को बढ़ाता है। कफ कौन से महाभूत से बना होता है? जल और पृथ्वी। मधुर रस किससे बना होता है? जल और पृथ्वी। तो अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे ये क्यों लिखा है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है स्नान, निवृत्ति और संतोष, तो स्नान, निवृत्ति और संतोष और हर्षण, ये भी वृंघण कर्म में आता है। तो स्नान को ओजस कर्म परम बोला गया है। स्नान ओजस कर्म परम होता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है, शरीर से क्या करता है? मल को हटा देगा। निवृत्ति, संतोष, जिसके अंदर संतोष की भावना आ चुकी है। वैसे तो बच्चों के अंदर संतोष कभी नहीं होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट्स आपको हमेशा अपने आप को, अपना नॉलेज इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। तो बड़े लोगों के अंदर संतोष की भावना होनी चाहिए, हर्षण, आनंद है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये वृंघण करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। अगर इसके विपरीत यहाँ पे ये लिखा होता कि भय, शोक, प्रलाप, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? वात को बढ़ाती हैं। और अगर ये वात को बढ़ाएंगी तो जो शरीर का बल है, तो शरीर में कृष्णता उत्पन्न करेंगी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लंघन। अब हमने वृंघण देख लिया, वृंघण किसे कराना चाहिए। अब हम देखेंगे कि लंघन के योग्य रोगी और उसकी चिकित्सा। तो लंघन के योग्य रोगी, रोग तथा चिकित्सा। अब आप खुद सोचो बच्चों कि हमें लंघन कहाँ पे कराना है। तो लंघन हमें हर उस बीमारी में कराना होगा जो संतर्पण से उत्पन्न हुई है। जो अगर आपने संतर्पण जन्य जो भी व्याधियाँ होती हैं वहाँ पे लंघन कराना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि संतर्पण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है? संतर्पण के अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं? संतर्पण होता है आपका वृंघण, स्नेहन और स्तंभन, या ऐसी वो चीज़ें जो आप, जैसे कि प्रमेह, डायबिटीज़ है, आपने ठीक तरीके से आहार विहार नहीं किया, डायबिटीज़ हो गया, या आपका कुष्ठ रोग होता है, या आपका आम, मतलब हर वो जगह जहाँ पे आपको क्या कराना है? लंघन कराना है। तो आम दोष हो गया, ज्वर रोगी है, देखो यहाँ पे क्या आता है? प्रमेह का रोगी, संतर्पणोत्थ व्याधि होती है ये,
कुष्ठ रोग है, विसर्प है, विदृति है। इसके अलावा आम दोष, अगर आम है तो हमें पता है बच्चों, कल हमने 13 चैप्टर पढ़ा था, हमें पता है कि आम की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आम को अगर कम करना है, हमने आम दोष की चिकित्सा भी पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि संशोधन यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आम दोष क्या होता है, सर्व शरीर में सर्व धातुओं में लीन हो जाता है, इसलिए वहाँ पे हमें संशोधन ना करा के सबसे पहले हमने क्या कराया था, दीपन पाचन कराया था। उसके बाद हमने और आगे का उपक्रम कराया था। तो यहाँ पे आम दोष में हमें क्या करना है, लंघन करना है। अति स्निग्ध, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्निग्ध है, आपको वहाँ पे क्या कराना है, लंघन कराना है। उरुस्तंभ का पेशेंट है आपके पास, आपको लंघन कराना है, क्योंकि हमें पता है उरुस्तंभ में कौन से रोग होते, कौन से दोष होते हैं बेटा, जो कफ दोष होता है और जो मेद दोष होता है। ये उरुस्तंभ में जो आपके जघ्न प्रदेश होते हैं वहाँ पे इनका जमाव हो जाता है। तो इस रोग में भी हमें लंघन कराना है। इसके अलावा जो आपका प्लीहा रोगी है, शिरो रोगी, कंठ रोगी, नेत्र रोगी, अति स्थूल, इन सभी व्यक्तियों को हमें लंघन कराना है। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि जो आपका शिशिर ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में हमने क्या देखा था कि ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या करना है, ब्रिंघण करना है। क्यों करना है वो हमें समझ में आ गया था। अब हम देखते हैं कि शिशिर ऋतु में लंघन करना है। तो आपको ये डाउट आना चाहिए कि यहाँ पे लंघन क्यों करना है। अब आप बताओ, जो शिशिर ऋतु होती है ये आदान काल की प्रथम ऋतु होती है। आदान काल की प्रथम ऋतु जो है आपकी, वो शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु में आपका जो प्राणी का जो बल होता है वो मैक्सिमम होता है। इसके अलावा जो सूर्य का बल जो होता है वो कम होता है। शरीर में स्नेह ज़्यादा होता है, रुक्षता कम होती है। इस कंडीशन के कारण हम क्या करा सकते हैं कि जो शिशिर ऋतु है यहाँ पे हम लंघन दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अभी तक की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे देखेंगे कि दीपन पाचन का विषय। तो दीपन पाचन के विषय में क्या है कि इनमें अति स्थूल, अधिक बलवान, अधिक पित्त एवं कफ वालों का संशोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए। तो इनमें अति स्थूल हो गया, जो अति स्थूल है, अधिक बलवान व्यक्ति है, जिसमें अधिक पित्त और कफ है, इन कंडीशंस में आपको संशोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे संशोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए का क्या मतलब है कि जो आचार्य वाग्भट ने 5 चीज़ें बताई हैं, निरूह बस्ती, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, रक्तमोक्षण, जो संशोधन के द्वारा जो 5 लंघन बताए हैं, इन कंडीशंस में तो वो कौन सी कंडीशन है, अति स्थूलता, अधिक बलवान व्यक्ति है, और अगर उसमें अधिक पित्त, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अधिक पित्त और कफ, अगर पित्त और कफ बहुत ज़्यादा है तो आपको संशोधन कराना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपका आम दोष, ज्वर, अतिसार, हृदय विबंध, उद्गार, हृदयास से पीड़ित या मध्य श्रेणी का जो के स्थौल्य है, और जहाँ पे वात पित्त का जो आपका कफ और पित्त है वो आपका जहाँ पे ज़्यादा ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हमें दीपन पाचन से लंघन कराना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंडीशन में हमें, देखो जो आप यहाँ पे क्या बताया गया है, ये आपके जो लंघन के टाइप्स बताए गए हैं, ये आपको वर्टिकल ही लिखना है बच्चों। तो ये जो आपके लंघन के टाइप्स होते हैं, संशोधन, तो संशोधन में आपके वो पॉइंट्स आ जाएंगे जो अधिक बलवान है, अति स्थूल है, और जहाँ पे कफ और पित्त की मात्रा ज़्यादा है। उसके बाद आता है आपका दीपन पाचन। दीपन पाचन में क्या कंडीशंस आ जाएंगी, तो दीपन पाचन में क्या होता है, जो मध्य श्रेणी के हैं, तो यहाँ पे आपको ये मध्य श्रेणी वाला लिखना है। इसके अलावा जो आम दोष है, ज्वर है, छर्दी है, अतिसार, हृदय रोग, विबंध, ये सारी चीज़ें दीपन पाचन में आ जाएगी। इसके बाद जब हम देखेंगे कि जो हीन श्रेणी में, क्योंकि हमें पता है अभी तो दीपन पाचन हुआ है, बट अभी हमारे पास क्या है, अभी 5 चीज़ें और बची हुई हैं। क्या क्या बचा हुआ है, भूख, प्यास, शुद्ध, तृष्णा, फिर एक व्यक्ति है जो कहाँ पे व्यायाम कर रहा है, जहाँ पे धूप निकली है यानी आतप है, जहाँ पे वायु चल रही है यानी मारुत है। तो उन चीज़ों से हमें लंघन किस कंडीशंस में कराना है, तो वो ये कंडीशन होती है जहाँ पे हीन श्रेणी का बल होता है।
तो आई होप अब आप लोगों को बल से क्लियर हो चुका होगा। अगर बल बहुत ज़्यादा है तो संशोधन कराओ, मध्यम श्रेणी का बल है तो दीपन पाचन कराओ, और जो हीन श्रेणी का बल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों से, जो आपका आतप है, आयास है, भूख प्यास है, इनसे आपको लंघन कराना चाहिए। इसके अलावा फिर क्या है, जहाँ पे पित्त तत्व एवं कफ जो है वो कम मात्रा में हो, तो ऐसी कंडीशंस में हमें जो हमारे बाकी के 5 जो बच गए आपके शमन लंघन के प्रकार, वो माध्यम से लंघन कराना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि जो लंघन के योग्य हैं, यहाँ पे लंघन बृंघण से रिलेटेड युक्ति दे रखी है। तो जो लंघन के योग्य हैं उनका बृंघण नहीं करना चाहिए। देखो, लंघन हमें किस में करना चाहिए, पतला हमें किसे करना है, जो संतर्पण युक्त व्याधि से पीड़ित हो, जहाँ पे आम प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें लंघन कराना है। जो अति स्निग्ध हो उसको लंघन करा दो। तो क्या ऐसा जो व्यक्ति बहुत मोटा है और जहाँ पे कफ और पित्त की अधिकता है, तो क्या आप ऐसे पर्सन को बृंघण कराओगे क्या? क्योंकि अगर आप बृंघण कराओगे तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है और दोष बढ़ जाएंगे और व्यक्ति स्थूल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो लंघन के योग्य है उनका बृंघण नहीं करना चाहिए, किंतु जो बृंघण के योग्य है उनको लंघन साध्य। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बोला गया है कि किंतु जो बृंघण के योग्य हैं उनको लंघन साध्य रोगों में मृदु लंघन कराना चाहिए, अथवा देश काल सत्व सात्म्य आदि के बल की अपेक्षा से युक्तिपूर्वक लंघन के रोगी को बृंघण अथवा बृंघण के योग्य रोगी को भी लंघन कराना चाहिए। तो इन्होंने ये बोला सबसे पहले कि पहले तो क्या है कि जो लंघन के योग्य उसे बृंघण मत कराओ, लेकिन जो बृंघण के योग्य हैं, जिनको जो कार्श व्यक्ति था, बृंघण के योग्य में हमने क्या क्या देखा था, जो व्यक्ति कार्श है, जो व्यक्ति वात प्रकृति से पीड़ित है, वात दोष का से पीड़ित है, या वात प्रकृति का है, जो गर्भणी थी, जो वृद्ध थी, जो प्रसूता थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। जो उरा छत का पेशेंट था, तो ये सारी चीज़ों में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमें क्या कराना चाहिए था, बृंघण कराना चाहिए था। तो यहाँ पे बोला है किंतु जो बृंघण के योग्य हैं उनको लंघन साध्य रोगों में, जहाँ पे अगर वहाँ पे हम लंघन कर सकते हैं तो लंघन साध्य रोगों में मृदु लंघन कराना चाहिए, मतलब थोड़ा लंघन आप दे सकते हो। अथवा हमें पेशेंट को लंघन या बृंघण हमें क्या देख के करना चाहिए, देश काल सत्व सात्म आदि के बल की अपेक्षा करके ही हमें लंघन या बृंघण कराना चाहिए। अब आप आगे चलते हैं हम चैप्टर में, तो हम ये देखते हैं कि सम्यक बृंघण तथा लंघन के क्या लक्षण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आता है सम्यक बृंघण कब हो जाएगा। अब देखो, बृंघण हम किसे करा रहे हैं बेटा, जो कैसा था, कार्श्य था। जो कार्श्य व्यक्ति था, जब उसके अंदर क्या हो जाएगा, बल की उत्पत्ति हो जाए। जो दुर्बल था, तो जब उसके अंदर बल की उत्पत्ति हो जाए, वो पुष्ट हो जाए, तो हमें क्या समझना चाहिए कि हाँ, अब हमारा बृंघण सम्यक हो चुका है। तो सम्यक बृंघण हो जाने पर शरीर में बल, सामर्थ्य तथा पुष्टि होती है तथा बृंघण साध्य रोगों का क्षय हो जाता है। और जब सम्यक लंघन होता है, तो सम्यक लंघन में क्या बोला गया है, सम्यक लंघन में आपको बताया गया है कि जब शरीर में लघुता आ जाए। देखो, जो व्यक्ति संतर्पणोक्त व्याधि से ग्रसित था, जैसे प्रमेह था, कुष्ठ था उसको, या फिर आपका उरुस्तंभ था, ज्वर था, आम था, अतिस्निग्ध था, अति स्थूल था, ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे, तो इन कंडीशंस में क्या है कि अगर हमने इसका लंघन कराया, शरीर में लघुता आ गई। अभी हमने पढ़ा था ना व्यायाम, जब हम अष्टांग हृदय चैप्टर 2 पढ़े थे, दिनचर्या, वहाँ पे हमने व्यायाम पढ़ा था कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसा छया। तो हमने लघुता उत्पन्न करी, लंघन कराया था, व्यायाम कराया था वहाँ पे पेशेंट को। और अभी हमें ये पता है कि व्यायाम एक प्रकार का